हम्म। तो सबसे पहले उसमें आती है अपने पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, वैसे तो हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। देखो किसी भी चीज को अगर हमको मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो एक फ्रेम बनानी पड़ेगी। फ्रेम मतलब ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है वो चीज देखनी पड़ेगी। कल हम लोग बात कर रहे थे, अगर इस क्लासरूम की फ्रेम की बात करते हैं, इसी क्लासरूम में, तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, कोई मोशन नहीं हो रहा यहाँ, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी मोशन में काम नहीं आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने को बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी कितनी पड़ेगी, अगर हमारा मोशन देखना है तो हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बढ़ा के पूरी अर्थ जितनी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरी हमारी फ्रेम है। और फिर ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा अपने को, वो कहां बैठेगा, मून पे जाके बैठेगा या स्पेस में कहीं बैठेगा, और वहां से हमको ऑब्जर्व करेगा। समझ में आगे बात, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे नहीं समझ में आती है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम लोग कोचिंग में बैठे हैं यहां पर, तो आप लोगों को क्या करना है, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट, और यहां आप ओरिजिन पे अपनी कोचिंग रख लो, बस। अब ये पूरी फ्रेम बन गई आपकी। कोचिंग से बाहर जैसे ही मूवमेंट करोगे तो इस फ्रेम में आपका मोशन दिखेगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो आपके पास में आपका कोऑर्डिनेट, जो कार्टेशियन जो प्लेन बनाते थे वो लोग ही है आपका, मतलब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है जनरल वाला। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, मोशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को एक तो ऑब्जर्वर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और ऑब्जर्वर तो भले ही रेस्ट पे हो, 99% केसेस में ऑब्जर्वर को किस पे रखना है, अपने को रेस्ट पे रखना है, ऑब्जर्वर को नहीं चलाना है। ठीक है, चलेंगे कौन, उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वर चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। ये क्लासरूम वाला सिस्टम है सेम अपना। एक कार में दो लोग बैठे हैं, उसमें से एक को ऑब्जर्वर बनाओगे तो दूसरा रेस्ट में ही दिखेगा उसको हमेशा। ऑब्जर्वर कहां बैठेगा, कार के बाहर जाके बैठेगा, तो उसको कार चलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, दोनों को साथ में चलाओगे। मतलब अगर आप लोगों को कोई चीज ऑब्जर्व करनी है और उसमें भी स्पेसिफिकली मोशन, तो वहां रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के आसपास देखना, एक यहां चल रहा है एक यहां चल रहा है, तो दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो एक दूसरे के लिए मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने ट्रेन में बताया, बहुत फास्ट स्पीड की दो ट्रेन चल रही है, भले ही 200 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों सेम स्पीड से चल रही, तो आप एक गेट से दूसरे गेट पे चले जाओ, अगर बिल्कुल टच हो जाए तो आपको फील भी नहीं होगा, चलते ही तो आप ट्रेन में। ट्रेन बहुत हाई स्पीड पे होती है तो भी तो आप मूवमेंट करते हो ट्रेन में, कुछ फील नहीं होता आपको, क्योंकि आप उस फ्रेम में ही बैठे हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को कहां रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन जरूरी है, नहीं तो कभी मोशन ऑब्जर्व, कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। आपको लगेगा नहीं दुनिया कोई चीज चल ही नहीं रही, सब रेस्ट पे ही बैठे। ठीक है, ये बात तो हो गई अपने पास में। अगली बात, यहां से एक एक चीज देखते जाना, वैसे तो इजी सारी बात कर रखी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, 11th क्लास में जब भी आप आए थे किसी जमाने में और मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू किया, तो सबसे पहली चीज आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो अपनी जो पूरी स्टडी है उस स्टडी में एक प्रॉब्लम है, इस स्टडी में एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये एक तरीके से एजम्पशन ही है कि आप इस पूरी स्टडी के अंदर ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की ही स्टडी कर सकते हो। जितनी आपको मैं काइनेमैटिक्स आगे पढ़ाने वाला हूं उसकी एक बाउंडेशन है कि उसमें आप ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही स्टडी कर सकते हो। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां क्लासरूम में देख लो तो हम में से कोई भी पॉइंट साइज का है ही नहीं सर, इतना सा तो कोई भी नहीं है। आप इंसान की ले लो, टेबल की ले लो, छोटी छोटी चीज भी ले लो, तो कोई बहुत पॉइंट साइज का तो कुछ है भी नहीं सर। लेकिन रेफरेंसिव पॉइंट साइज का हो सकता है, मतलब कंपेरेटिवली कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट साइज का है या नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों की जो डिस्टेंस कवर होने वाली है उस मोशन में, उसके कंपैरिजन में अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी पॉसिबल है इस काइनेमेटिक्स। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हुआ, जैसे सुनना, आप लोग पढ़ते हो ना कि यहां से कोई चीज नीचे गिरेगी, यहाँ गिरेगी तो इसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। वो क्या मानता है कि उसके लिए चीज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ये जैसे छोटा सा, ये छोटा सा पड़ा ऐसा, मतलब इसको पॉइंट होना चाहिए। नहीं तो रीजन क्या होगा पता प्रॉब्लम, इतनी लेंथ तो ये पहले ही कवर कर चुका है, इस लेंथ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर नीचे देखो, जब ये टकराएगा तो इतनी लेंथ ऊपर रहेगा। तो आप अगर मान लो इसको पूरा 3 फीट का मानते हो, तो 3 फीट में से कम नहीं करते करते आपके 6 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो आप खा गए बीच में। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना तो आपके पास आने वाली है, काइनेमेटिक्स का एक भी फॉर्मूला उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। हाँ तुक्के से आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन आप कभी भी करेक्ट आंसर नहीं दे सकते, परफेक्ट यही आंसर होगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आप लोगों को 11th क्लास याद आ रही हो किसी किसी को, तो उसमें क्वेश्चन भी था ये कि इनमें से कौन कौन से जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोशन दे रखा है और उस चीज का नाम दे रखा है जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करना है। पहला, रेलवे कैरिज जो होते हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का एक डिब्बा मान लो, मूविंग विदाउट जर्क्स, मतलब किसी बिना कोई, जैसे जर्क का मतलब ये हो गया, झटके की बात क्यों कर रहा है कि बहुत कम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है ना तो वो जर्क लेता है। बहुत स्मूथली चलता है जब दो स्टेशन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, तब वो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाता है। बिटवीन टू स्टेट, इसका मतलब ये हो गया कि दो स्टेशन जो है वो बहुत दूर है। सो अब मुझे बताओ, ये ऐसा कह रहा है भाई कि ये एक ट्रेन की पटरी है, ये कोई स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच में एक रेलवे का कैरिज चल रहा है, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अगर आप 500 किलोमीटर की डिस्टेंस लेते हो या 100 किलोमीटर ले लेते हैं, चलो यहां से अजमेर आपका 120 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा आपका 1 किलोमीटर तो लंबा होने से रहा, कभी नहीं हो सकता। एक रेलवे कैरिज जो होता है ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 100 फीट हो सकता है। 100 फीट का मतलब आपके करीबन हो गया यहां पर 30 मीटर के आसपास, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ली हमने, 1000, और किलोमीटर कितना है अपने पास में, यहां लिया है 100, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब 1 लाख से कंपेयर करोगे अगर आप 30 मीटर को, तो वो क्या आएगा आपके, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। क्या आएगी? बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं हम लोग। और स्टडी आपकी जो भी काइनेमेटिक्स की करनी है वो सारी करो, सक्सेसफुल जाएगी। दूसरा पढ़ो भाई, बताओ। एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो बंदर बैठा है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, यस और नो, बताओ भाई। देखो, सब वर्ड का एक एक का मतलब है, साइंस के स्टूडेंट को कम से कम समझना चाहिए लॉजिक का है। स्मूथली अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो वो सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा होगा या छोटा सा होगा? स्मूथली मतलब आराम से घूम रहा है, अभी से बड़ा होगा तभी तो आराम से घूम पा रहा है। बहुत छोटा होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी घूमने में। मतलब बहुत बड़ा सर्कुलर ट्रैक है, उसमें भी उन्होंने आदमी को नहीं लिया है, बंदर, और ऑब्वियसली आदमी के ऊपर कोई बंदर बैठा होगा तो वो छोटा होगा, बहुत बड़ा बंदर तो आदमी के ऊपर बैठ नहीं सकता। एक एक चीज का लॉजिक है। तो अगर इस मंकी को देखो और उस सर्कुलर पाथ को देखो तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या होगा, यस, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होगा। अगला बताओ, सोच के बताना पूरा, अगला सोच के बताना। जो भी बताएगा उसको 10 रुपए का नगद इनाम। अच्छा विकास, समझाऊं बात क्या लिखी हुई है, बताता हूँ और क्या एक क्रिकेट की बॉल है ग्राउंड पे, वो शार्पली का मतलब क्या हो गया, एकदम से कहीं मुड़ गई है, टर्न आउट हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे लूप लेके यूं नहीं घूमी है कि 6 मारा और ऐसे पूरा पैराबोलिक मोशन लेते हुए नहीं गिरी, शार्पली एकदम से किसी ने हिट किया और एकदम से मूव हो गई। तो वो जो छोटी सी डिस्टेंस है, अब मुझे बताओ, अगर बॉल एकदम से मुड़ जाएगी
मतलब एकदम शार्प टर्न लेगी तो उसको कम डिस्टेंस में लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेगी तो घूम के जाएगी फिर तो। ठीक है, अपन अगर एकदम से कट मारेंगे तो बहुत छोटी डिस्टेंस में ही मार सकते हैं, बहुत लंबी डिस्टेंस में आप एकदम से कट नहीं मार सकते, ना कार से, ना बाइक से, ना स्कूटी से, किसी से भी। तो इसका मतलब सर ये डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट डिस्टेंस में आप मुझे बताओ बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर होगी क्या? नो। शॉर्ट मतलब बहुत छोटी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, और क्रिकेट की बॉल अच्छी खासी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, लॉजिक सुनना इसमें। अगला बताएगा, कीर्ति बोलेगी अगला, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि इस चीज का आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं भी। कई बार हमको लगता है सर कि धरती पे जन्म तो लिया, लेकिन चलो मैं तो पहले तो मतलब बता देते हैं। ये जो टम्बलिंग बीकर है इसका मतलब क्या होता है? टम्बल का मतलब क्या होता है? तुम जानते हो क्या? तुमने कहाँ वर्ड सुना है ऐसा? चलो मैं कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों को तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक तो जो घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं बच्चे, उनको तो पता होना चाहिए टम्बल क्या होता है। अगर आप लोगों ने ड्राई वाला उसमें ऑप्शन देखा तो उस पर लिखा टम्बल ड्राई, एक्चुअली वो जो बीकर होता है, टम्बलिंग का मतलब होता है जो ऐसे टम्बल होता है वो, मतलब ठीक है, तो वो उसको टम्बलिंग बीकर बोलते हैं। मतलब कोई बीकर है जो ऐसे 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 करके एकदम नीचे गिर गया किसी टेबल से। तो क्या लगता है? ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कोई कैलकुलेशन करके निकलने वाला नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, क्यों नहीं है कारण? टम्बलिंग है इसलिए, वाह। हाँ, ऐसा नहीं, डिस्टेंस, हाँ ये सोचो कि टम्बलिंग बीकर कहीं टेबल से गिरा है, बीकर मान लो इतना भी हुआ, सेम फोन की साइज का भी हुआ, तो भी तो गड़बड़ है ना सर। फिर वो हाइट का, जबकि एनसीईआरटी में इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, एनसीईआरटी ने इसका आंसर यस लिखा है। हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि टेबल की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसका आंसर नो ज्यादा ठीक रहता है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कोई सही चीज ही होती है, कई बार गलत हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अपना काम है कि ध्यान रखना हर चीज को। अब ध्यान में आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब देखो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये आ जाए कि आपको ऑब्जेक्ट ही पॉइंट साइज का नहीं दे और बोले कैलकुलेट करो, तो आप ध्यान रखना हमेशा कैलकुलेशन गलत आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन एक स्टेशन से निकली, दूसरे स्टेशन पे पहुंची, कितना टाइम लगेगा? आपको पता है उसको कैसे कैलकुलेट करते थे? ट्रेन का पहला फर्स्ट पार्ट वो गया, एंड पार्ट तक कितना टाइम लगा? अगर आपको कैलकुलेशन याद हो, कभी रीजनिंग पढ़ी हो तो पढ़िए कभी मैथ्स रीजनिंग। सॉरी, गलत पूछ। चलो, उसके बाद में आगे क्या है? रेस्ट एंड मोशन की बात कल मैं बात कर चुका हूं वैसे तो, कि भाई रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन तो कोई दुनिया में चीज होती ही नहीं। ना एब्सोल्यूट में कोई रेस्ट में हो सकता है, ना एब्सोल्यूट कोई मोशन में होता है, सब रेफरेंस। जैसे रेस्ट में तो हमने लिख दिया कि डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब आसपास के लोगों के। ऑब्जर्वर जो अपना बैठा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर बैठा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर अपना मोशन नहीं हो रहा है, अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम रेस्ट पे। ठीक है, इसका एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा कि आप एक कार का एग्जांपल ले लो। एक कार है ये, इस कार में 1 2 3 4 ऑल आर इन रेस्ट। सब एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में। सब एक दूसरे के लिए रेस्ट में। कोई ऐसे थोड़ी कहता कर तू कहां जा रहा है यार, क्योंकि दोनों साथ ही बैठे हैं तो कहां जाएंगे, कोई नहीं जा रहा कहीं। उनके लिए लग रहा है आराम से बात कर रहे हैं, सब रिलैक्स बैठे हैं। लेकिन अगर इसी में ही ऐसा नहीं हो के ऐसा सीन बन जाए कि ये हो गया 1
2 और एक ऑब्जर्वर भाई साहब खड़े हैं बाहर से। कई लोग होते हैं ना दिन भर रोड पे बैठे बैठे आते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं फ्री टाइम में, बोल रहे हाँ तेरे को क्या पता। नहीं करते हैं कई लोग ऐसे, बस स्टैंड पे बैठे रहते हैं दिन भर और बस स्टैंड पे बैठे बैठे गाड़ियाँ गिनते हैं, कितनी गाड़ी आती है कितनी जाती है। फ्री टाइम में यही होता है बेटा। तो यहाँ हो गया, तो ये जब ऑब्जर्व करेगा तो इसके लिए क्या हो गया, कार इन मोशन। तो लिखेंगे यहां से फॉर ऑब्जर्वर कार विल क्लियर। यहां जो नोट लिख के जो बात मैं लिख लेता हूं, याद रखना, कभी मत बोलना ये बात, देयर इज नो सच कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपको पूछे, कभी ऐसी कंडीशन नहीं आती कि कोई आदमी एब्सोल्यूट मोशन में या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना, शुद्ध रूप से मोशन में ही है। ना तो शुद्ध रूप से कोई मोशन में होता है, ना शुद्ध रूप से कोई रेस्ट में होता है, कभी नहीं होता। सब एक दूसरे के रेफरेंस में देखे जाते हैं, कौन मेजर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी ये सिचुएशन नहीं बनेगी कि सर ये आदमी तो कहीं भी कोई भी इसको देखे तो मोशन में ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद में अपने पास में मोशन कितने टाइप का होता है। देखो मोशन अपने को दो टाइप का पढ़ना होता है। एक होता है अपना ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको स्थानांतरित गति बोलेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इजी सा, ये कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है। ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया इसको, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में एक आदमी थोड़ी देर बाद में इससे 2 मीटर दूर चला गया, और थोड़ी देर बाद में इसने कहता 2 मीटर और प्लस में चला गया वो, और इसने देखा प्लस 2 मीटर और हो गया। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट के कंपैरिजन में अगर वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। मतलब जो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हो एक तरीके से, वो ट्रांसलेटरी होता है। ठीक है, एक लाइन वाला जो मोशन होता है वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन में काउंट होता है, क्योंकि एक आदमी क्या करता है, एक पॉइंट के अलोंग बार बार अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। जैसे जयपुर से आप रवाना हुए, अजमेर जाना है, तो जयपुर से बार बार आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी एक पॉइंट से डिस्टेंस अपनी चेंज कर ही नहीं रहा है फिर भी मोशन में? भाई मोशन की पहली कंडीशन क्या बोली मैंने, ऑब्जर्व के कंपैरिजन में एक आदमी को मूव करना चाहिए, उसको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कभी भी मोशन में काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जिसमें एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, उससे डिस्टेंस उसकी चेंज नहीं हो रही? कभी नहीं हो रही। सर्कल में ऐसे ही तो होता है, सर्कल की डेफिनेशन ही ये होती है। अगर मान लो कहीं यहां ऑब्जर्वर खड़ा है अपने पास, ध्यान से देख, अब मान लो कोई यहां खड़ा है, या यहां फिक्स पॉइंट मान लिया आपने, आपने देखा अभी ये कहां पर है सर, यहां पर है। थोड़ी देर बाद में इस पॉइंट ने यहाँ घूम के देखा, बोले यहीं पर तो है, सब रेडियस है, और रेडियस से क्या हो गया, सब सेम डिस्टेंस पे हो। तो ये क्या मोशन नहीं होगा क्या, मोशन तो है ये, और इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो दो टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें एक फिक्स पॉइंट से आदमी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट से नहीं करेगा पोजीशन चेंज, बाकी अगर कोई यहां खड़ा होकर देखेगा तो उसको मोशन तो दिखेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे आपको कि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि एक ऑब्जर्वर खड़ा है और उससे कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की, तो भी क्या वो मोशन में है क्या, बोलना है। और वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये स्पेशल केस है, अच्छे से याद रखना है इसको, प्रति गति वाला। एक और होता है अपने पास में, जो अपना चैप्टर भी आएगा एक सेपरेट, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल में क्या होता है, दोनों को ऐड कर दे, दोनों को जोड़ के, मतलब एक चीज गोल गोल भी घूम रही है और आगे भी जा रही है,
जैसे आपका व्हील घूमता है, कार का व्हील कैसे घूमता है, गोल गोल भी घूमता है और आगे भी जाता है, उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब हो गया अपने पास में ट्रांस प्लस सर्किट। क्लियर? हालांकि ये सब वापस पढ़ाऊंगा आप लोगों को चीजें रोटेशनल में, लेकिन अभी जब आ ही गई है तो सारा डिस्कशन कर ही लेते। क्लियर हो गया? अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन को अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपना यही काम है। अगला काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, कल मैंने समझा दी थी, दोनों की डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ लो। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा जी वंदना? स्टडी ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, मैंने एग्जांपल में बता दिया था आपको, एग्जांपल से आप याद रख सकते हो कि अगर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की आप बात करते हो तो वो किसका एग्जांपल है, काइनेमेटिक्स। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आज तक भी ये कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मार्केट में जब लड़ाई होती है ना तो लोग एक्सप्लेन करते करते भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। साइंस बड़ी या भगवान, ये लड़ाई आपने बहुत बार देखी होगी लोगों के। ठीक है, जो एथिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो साइंस में बिलीव करते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो भगवान में बिलीव करते हैं। सही है, और लोग कहते हैं साइंस बड़ी, ये बड़ी। साइंस है क्या, पहली बात तो ये तो समझाओ साइंस क्या है। जब आप साइंस की बात समझने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो मतलब आर्ग्यूमेंट ही गलत है सब कुछ। साइंस का मतलब ये हो गया कि जो नेचर कर रही है डेली उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी भगवान से बड़ी कैसे हो सकती, उसका तो कोई लेना देना नहीं। जो एक तो चला रहा है, एक तो गाड़ी का ऑनर है और एक गाड़ी का मैकेनिक है। हम तो मैकेनिक, हम तो सिर्फ सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भगवान से कंपटीशन ही नहीं किया कभी। बनाने वाले का तो अपना कंपटीशन ही नहीं है। हम तो अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि बनाया कैसे है, हम तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स आ जाए या फिजिक्स की कोई ब्रांच आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए भाई, तो हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं, ये तो स्टडी का पार्ट हो गया। ऐसे थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं कि साइंस ने दुनिया बनाई, जो बन गया ऑलरेडी हम तो उसको ऑब्जर्व करके स्टडी करके निकालना चाहते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम करता है। तो जब भी आपको ये काइनेमेटिक्स वर्ड है तो आप ये समझना ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स ओनली विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, डील्स का मतलब हो गया कि वो सिर्फ यही स्टडी करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ स्टडी करते हैं कि कोई मोशन में है, अच्छा लाओ भाई इसकी स्पीड इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ हमारा इतना सा काम। तो अगर वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो तब तो आप काइनेमेटिक्स बोलोगे उसको, फिजिक्स की प्रॉपर ब्रांच हो गई काइनेमेटिक्स। ठीक है, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी बता रहे हो कि कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन हुआ ही क्यों। देखो ये लाइन लिखी हुई, इसको कॉज ऑफ का मतलब होता है कारण। तो मोशन का कारण भी अगर आप साथ में एक्सप्लेन कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया अपने पास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलते हो भाई, सही है। लॉज ऑफ मोशन अगर जाते हो, क्योंकि लॉ में सारा फोर्स के बारे में है, मोमेंटम के बारे में है, एक्शन रिएक्शन के बारे में है, तो ये सारी चीजें कहाँ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इजी सा पार्ट है। अपने मन से कुछ एड ऑन्स करना चाहो तो भी कर सकते हो इसमें, कि हम तो चार चीजें और ऐड करके लिखना चाहते हैं, लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर लिख लेना टॉपिक वाइज, काम आएगा। अगला अपने, अब अपने इस चैप्टर की शुरुआत में अपने को कुछ चीजें दे रखी है, जिसमें एक नाम अपने को दे रखा है डिस्टेंस का। डिस्टेंस के बारे में हम लोग कल बता चुके हैं आप लोगों को, क्या है डिस्टेंस। हाँ देखो डिस्टेंस क्या हो गया, जितना आपने पाथ कवर किया पूरा, उसकी पूरे की लेंथ मेजर कर दो। जितना आपने पाथ कवर किया उस पूरे पाथ के क्या कर दो आप, लेंथ मेजर कर दो, वो क्या हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस। जैसे ये एक ए पॉइंट है, आदमी गया गया,
अब सब कुछ मेजर होगा, ये से लगाकर ये एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होती है वो आपको ध्यान रखना है कि व्हीकल के अंदर, आपके व्हीकल में एक मीटर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है। जिसमें किलोमीटर वगैरह दिखते हैं ना आपके, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। क्लियर है? ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस शो करता है। ओडोमीटर क्या शो करता है आपको? डिस्टेंस शो करता है। तो लिख लेता हूं, इट शोज डिस्टेंस covered by the object। क्या बोलते हो भाई? कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। ऑडोमीटर का पूछे तो याद रखना, क्वेश्चन में ही पूछ ले ऑडोमीटर लिख के ही, तो भी दिमाग रखना है अच्छा ऑडोमीटर मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्लिक होना चाहिए। आप सोचोगे डायरेक्ट पूछ लेगा अक्सर ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कहीं ऑडोमीटर में ये रीडिंग आ रही है, आप सोचोगे यार इसको डिस्टेंस लूँ डिस्प्लेसमेंट लूँ, तो डिस्टेंस लेना है उसको, क्योंकि ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। अगली चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में कहानी लिखी हुई है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर देखो वेक्टर चैप्टर की वैसे तो हमको सेपरेट जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ चाहिए, वो चीज मैं आपको वेक्टर की यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। दो चीज, एक मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है और एक मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, दो चीजें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा है। करना क्या है ध्यान से देखना। आप लोगों ने क्या किया, एक ऐसा ग्राफ लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया, मतलब यहां से डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से अगर आप इसकी बात करते हो तो आपको देखना है ये इसका ओरिजिन है, ऑब्जर्वर यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो ओ मतलब ये ओरिजिन हो गया अपने एक तरीके से, इसको ओ लिख सकते, ठीक है। ओ से लगाकर ए तक की डिस्टेंस या जो ये वेक्टर बनाया, अगर आप सिंपल लाइन से अपनी जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे अगर शो करते हो तो वो आपके पास में क्या हो गया, एक तरीके से लेंथ मेजर करने का तरीका हो गया। लेकिन आप अगर एरो बना के डायरेक्शन के साथ में उसको शो करते हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर। अब देखना ओ से ए कितनी डिस्टेंस पर है, ओ ए डिस्टेंस, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं ध्यान से देखना वेक्टर के फॉर्मेट में, ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, मतलब पहली जो पोजीशन थी उसको वेक्टर फॉर्म में ओ ए लिखा जाएगा। क्लियर है? बाद में पोजीशन क्या हो गई उसकी, बी हो गई, ठीक है। तो ओ बी ये भी पोजीशन वेक्टर हो गया फॉर बी पोजीशन। क्लियर? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर निकालना, मतलब ओरिजिन से ए ओरिजिन से बी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये वापस पूरे वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहां वेक्टर का नाम आ गया तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं तुम्हें। ए से बी के बीच में, अब ध्यान से देखना, ए से बी के बीच में ये ए टू बी अगर आप ये निकालना चाहते हो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी अपना एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर आप ए से बी के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ए बी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया अपने पास में, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब ये माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, ये वेक्टर में पढ़ाएंगे आपको, तो एक बार ध्यान रखना है ये। मुझे बताओ इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात है क्या इस फॉर्मूला में? कोई मुझे बता सकता है कि सर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा है क्या? जो ए बी लिखा है, चलो मैं इसको पूरा करता हूं तो आपको समझ में आएगा। हेलो हेलो, मैं क्लास में हूं मैम, मैं बाद में बात करता हूं। अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्टिंग लगा तुम्हें? देखो मुझे क्या पता, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का अलग मतलब होता है और बी से ए के डिस्प्लेसमेंट का अलग मतलब होता है। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में गड़बड़ है। ए से बी जब निकालना है तो बी वाले का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा, उसमें से माइनस किया ओ ए वाला, ठीक है। आगे की बात, बी से ए का जब निकालना था तो ओ ए वाला पहले लिखा और ओ बी वाला बाद में लिखा। एक बार डिस्प्लेसमेंट प्लस में आएगा क्योंकि ऑब्वियस है वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है सर, क्या हो जाएगा, यहां आप 4 लिखोगे, यहां 3 लिखोगे तो 1 आएगा, यहां 3 पहले लिख दोगे 4 बाद में लिख तो -1 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इससे प्रूव भी हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप ए टू बी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, बी टू ए देख रहे हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गई? तो ये चीज याद रखने वाली है बस। क्लियर है? ध्यान रखना, कम बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी कम पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें ये गड़बड़ होती है। मतलब सबसे पहले जब बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने जब लेक्चर लेते तो बोलते सर इसका कोई रीजन नहीं होता, ये तो ऐसे ही मन से आए तो कुछ भी रख लो। नहीं, इसके लिए मैं कहता हूं कभी भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ जाए ना, 2 बुक, सिर्फ 2 बुक, उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं है। बाकी मार्केट में सब एंटरटेनर है, ये जो बुक्स वगैरह मार्केट में मिल रही है, 2 बुक अगर आपके पास में नहीं हो तो मुझसे ले जाना। कोई कंसेप्ट में उलझ जाओ तो, कंफ्यूजन हो जाए ना, तो उनका वो सबसे लास्ट जवाब उनके पास में है फिजिक्स के मामले में। एच.सी. वर्मा सर की बुक तो आई है, और दूसरी अपने पास में आशीष अरोड़ा सर की, बस खत्म। तीसरी बुक ही रेफर नहीं करनी है। इरोडो भी तो अपने को लानी नहीं है अभी, इरोडो तो अपने काम की नहीं होती, पता है ना, इरोडो नाम की एक बुक आती है, लेकिन जेई वालों के लिए काम, तो तुम्हारे वैसे ही काम के नहीं। लेकिन तुम कंसेप्ट के लिए इन दोनों बुक्स को समझ सकते हो, कभी कंसेप्ट के लिए न्यूमेरिकल्स मत लगाना, नहीं तो पागलपन के दौरे इंस्टेंट पढ़ेंगे वहीं बैठे बैठे। सर हमने सब कुछ पढ़ा, कंसेप्ट वगैरह सारे पढ़ लिए, समझ में भी आए थे, इसका ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्योंकि वो बनी जेई मेन के लिए है, ये तो स्पेशली, इसको तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना जब तक कंसेप्ट के अलावा कोई काम के लिए। अच्छे वर्मा तो फिर भी चलो पुरानी बातें हैं तो कुछ चीजें इजी हो गई। अब सुनना, अब इससे समझना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर कनेक्टिंग टू द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इनिशियल टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। ध्यान से देखना, ए से बी, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, ए से बी के बीच का वेक्टर। ये तो बोला था उसने डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन का मतलब ये था। क्लियर है? आगे अपने पास में एक उसमें है ना, मॉड्यूल में 6 नंबर एग्जांपल होगा, देखना। डिस्प्लेसमेंट का है, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे देना एक बार। A particle moves on a circular path of radius r, फटाफट 1 मिनट में करके दिखाना मुझे। It completes one revolution in 40 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब देखना, मैं पूरा लिख रहा हूं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में। एक पार्टिकल है जो अपना 1 रिवॉल्यूशन मतलब हो गया 1 चक्कर पूरा करता है इसमें 40 सेकेंड। ठीक है, 1 चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहे हैं। और जो नेट मूवमेंट वो करता है उस सर्कुलर पाथ पे, वो करता है 4
2 minutes and 20 seconds. Then find out its distance and displacement after this much time. इस टाइम के बाद में स्टॉप वॉच ऑन हुई, ठीक है। ये टाइम जैसे ही खत्म हुआ, ये टाइम खत्म होने के बाद में हमको देखना है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी तो पोजीशन ट्रेवल कर ली, सॉरी कितनी तो डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। दो चीजें बता, लॉजिक लगाओ। और एक बार उसको सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक बार में ध्यान रखना उसको कितना लगता है, नहीं कुछ नहीं, हो गया, वाह। शिवानी हो गया, कीर्ति डन, नहीं, विकास नहीं, वंदना हो गया। क्या आंसर है बेटा, पाई आर अपॉन 70 डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आर अपॉन 70। मुझे क्यों लग रहा है आपको जेई मेन की तैयारी करनी चाहिए, हर बार डेटा जो खतरनाक खतरनाक निकाल के लाते। देखो आप एक चीज मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ, नीट के अंदर अगर क्वेश्चन कोई गलत हो जाए, हमको कैसे पता चले कि सर वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसका एक ऐसे जुगाड़ बताता हूँ। बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन होने लग जाए ना, बहुत ज्यादा टफ, जो तुम लगे कि ये तो होने वाले नहीं है, तो समझ जाना तुमने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। क्योंकि नीट के एग्जाम में हम ये मानते हैं, मानने का सबको पता ही यही है कि भाई बायो के स्टूडेंट्स उन्होंने मैथ्स ड्रॉप इसीलिए की होगी कि उनको मैथ्स नहीं पढ़नी थी, और अगर मैथ्स ही हम लोग टफ दे देंगे तो फिर बच्चों के क्या भविष्य होगा, फिर तो क्या ही मतलब मजाक करनी होगी उनके साथ। यूपीएससी के एग्जाम में जब मैथ्स फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस की थी तो बहुत बड़ा मतलब हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे, हालांकि उसकी हटाई नहीं बाद में, लेकिन रखी उन्होंने कि बहुत सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं उसमें, ये वो करके बहुत सारे बहाने के, सीटेट का एक एग्जाम होता। यही चीज तुम्हारे साथ कि बायो के स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा कभी नहीं होगा कि इतना ऐसा टफ टफ मामला है, बहुत इजी इजी होगा। कॉमन सेंस लगाते हैं, सोचते हैं बात को। यहां से शुरू हुआ एक आदमी, गोम 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 वापस आ गया, ठीक है। इस पूरे में उसको लगते हैं 40 सेकेंड। सर इस पूरे में एक चीज जो है वो मिसिंग है, वो है रेडियस। रेडियस के बारे में एक बार भी आपने बात नहीं की और वो गड़बड़ है सर मामला, कुछ तो रेडियस की बात करो, करते हैं रेडियस की बात, ठीक है। अगर ये 40 सेकेंड में पूरा टर्न कर लेता है यहां पर, ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि यहां से लेट एज्यूम इसकी, एक मिनट यार, रेडियस तो, हाँ सॉरी रेडियस आर, तो रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आर रेडियस हो गई अपने पास में, और ये जो अपने पास में 2 मिनट 20 सेकंड का क्या हो गया, ओवरऑल टाइम हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां से 40 सेकंड के अंदर एक टर्न कंप्लीट करेगा ये, तो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद में उसकी एक्चुअल पोजीशन निकालो पहले, तो सबसे पहले तो ये काम करो, बात की बात बाद में देखेंगे, करते हैं। 40 सेकंड, 2 मिनट और 20 सेकंड, उसमें कितने सेकंड हो जाएंगे कंप्लीट बेटा, 2 मिनट में कितने, 120 और 140 सेकंड। अब ध्यान से सुनना, ये स्टार्ट हुआ यहां से, एक बार गया 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 40 सेकंड खत्म, वापस गया 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 40 सेकंड खत्म, कितने हो गए 80 सेकंड, फिर गया 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 120 सेकंड, फिर गया 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 ये आ गया 140 सेकंड तक ही इसका मोशन खत्म करना था, खत्म हो गया है। तो 3 तो इसने कंप्लीट राउंड लिए,
और एक आधा लिया, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये 1 रिवोल्यूशन ओनली लेता तो उस केस में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती, 2πr, ठीक है। और लिए कितने उसने पूरे, 3 नहीं 3.5, 3 तो कंप्लीट और एक आधा, तो कितने हो गए 3 पॉइंट टाइम्स, तो ओवरऑल कितना हो गया 3.5 रिवोल्यूशन में कितना हो गया 7/2। देखो 3.5 को मैंने 7/2 लिख दिया, फ्रैक्शन में लिखना होता है। क्या आ रहा था, यही आ रहा है क्या, 7πr आ रहा था क्या आपका, कि 7/π आ रहा था है, कहाँ से आ गया बेटा, ये हो गया सिंपल। सिंपल समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट बता दिया, बिना देखे बता दे, डिस्प्लेसमेंट तो बिना देखे बता सकती है। विकास डिस्प्लेसमेंट बता दे। हाँ सही, सही है ना, क्या दिक्कत है, यहाँ था मैंने बोला, यहाँ आके वो रुक गया, ये आर डिस्प्लेसमेंट विल बी टू आर, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। मुझे जाते टाइम कैलकुलेशन बता के जाना, मैं जानना चाहता हूँ ये वाली मैथ्स भी। समझो बेटा, छोटी छोटी बातों को गौर करो, कंसेप्ट पे वापस काम करो, पॉलिशिंग करो कंसेप्ट्स की, नहीं तो ये क्या होगे, उलझ जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे, अभी तो क्या लग रहा है कि सर क्या है, ठीक है छोटी सी तो प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, अगर आप लोगों को ये एनवायरनमेंट मिला है कि आप अपने क्लासरूम में आराम से शांति से बैठ के, कोई इतना बहुत हा हल्ला नहीं है, तो फिर हर चीज पे ध्यान दो। 11 बज जाएंगे, 11 से लगाकर 11:30 12 बजे तक मैं उस डाउट रूम में बैठा हूँ, मुझे एक एक बच्चा आके आज मिलेगा पर्सनली, ठीक है। सबसे वापस मैं पूछूंगा डाउट क्या है क्या नहीं, क्योंकि तुम आगे बढ़े जा रहे हो। देखो सिलेबस करना ही अगर टारगेट है ना, तो सबसे सुंदर टारगेट मैं बताता हूँ, 6 से 7 हजार में 5 हजार तक किसी भी कोचिंग का, फिजिक्स वाला का उससे भी सस्ता मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, कर लो कर जाके, हॉस्टल में रह के कर लो, बहुत टाइम बच जाएगा। यहाँ आ रहे हो ना, चीज का तो पूछो, इसका तो कोई तो पैसा वसूल करने की नियत रखो, कभी तो पूछते नहीं, बस ठीक है सुनते जाते हो सुनते जाते हो सुनते, उससे क्या फर्क पड़ना, कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसे सुनने वाले बहुत बैठे दुनिया में, और कंटिन्यू तैयारी करने वाले, जो मतलब क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग में एनरोल्ड है, ऐसे 5 से 10 लाख बच्चे हैं। अगर टोटल 22-23 लाख बच्चे होते हैं, 10 लाख बच्चे तो कोचिंग जाते ही जाते हैं अलग अलग जगह। फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वो सुनने जाते हैं बस, कि सुन के आएंगे आज, कि घर वालों को फिर क्या है कि जैसे 4-5 घंटे क्लास लेके जाते हैं घर पे, और कभी जाके ऐसे बेड पे पड़ जाते हैं, हाँ बहुत आज तो फिजिक्स पढ़ी, घर वाले बेचारे फिजिक्स जानते ही नहीं, उनको लगता है भाई साहब बच्चा कितना पढ़ के आया, तो फिर वो चाय कॉफी खाना पिज्जा बर्गर जो मंगाते हैं वो ला के देते हैं, है ना। तो बेटा मेहनत करनी सीखो, मेहनत का दिखावा करना बंद करो। हाँ भाई, इसके बाद में स्पीड, सारी डिटेल सामने है, कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है इसमें। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हो सीधा सीधा आप लिखते थे द रेट, तो भी ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में 2 वर्ड याद रखना, मैं यहाँ लिख लेता हूं आज। अगर कहीं रेट लिखा हुआ है वर्ड किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में, तो 99% चांस है कि वो आपकी टाइम के साथ में कंपेयर कर रहा है। और एक वर्ड इसमें आता है ग्रेडियंट, तो 99% चांस है कि वो डिस्टेंस के साथ में कंपेयर कर रहा है। दो वर्ड याद रखना, रेट कभी भी बोलेगा तो टाइम के साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में टाइम लिखा हुआ होगा। अगर ग्रेडियंट लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, v, उसके नीचे डिस्टेंस दी हुई है r, तो v/r को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। स्पीड का फॉर्मूला जानते ही हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यूनिट आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है। यहाँ एक कन्वर्जन जरूरी है, यहाँ एक कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद आना चाहिए।
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। अगर आपको यहां से यहां जाना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, और यहां से यहां जाना है तो यू शुड मल्टीप्लाई विद 18/5। ये कन्वर्जन जरूर याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, काम आता है। अगला, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन की बात करनी हो या यूनिफॉर्म स्पीड की बात करनी हो, तो आपको पता है कि सर एक ही स्पीड से चले तो यूनिफॉर्म। अब एक ही स्पीड से चले तो ग्राफ में तो हमको समझ में आता है कि सर स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ग्राफ के केस में तो इसको कैसे शो किया जाता है, स्ट्रेट लाइंस। अगर ग्राफ में कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन बनी हुई दिखे तो आप सोच लेना ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ग्राफ किस किस का, ग्राफ सर डिस्टेंस और टाइम। एक्सटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो यूनिफॉर्म मोशन। प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ है, इक्वल डिस्टेंस, दो वर्ड है देखो, और इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड। ऐसे ऐसे मान लो अगर कोई आपको टाइम इंटरवल दे रहे हैं 2-2 सेकेंड के, और यहां से यहां तक ये हैं 0 मीटर और ये हैं 5 मीटर, तो यहाँ ऑब्वियस है कि 10 मीटर ही होना चाहिए, यहाँ ऑब्वियस है कि 15 मीटर होना चाहिए, और यहाँ 20। मतलब हर 2 सेकेंड में 5 मीटर ही चलना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल, और ये इक्वल डिस्टेंस। ऐसा अगर कहीं आपको देखने को मिल रहा है तो आपको अंधे होके बोल देना ये तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है वो, यूनिफॉर्म, इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंसेस। अगर ग्राफ की फॉर्म में है तो अगर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो वो यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। चलो आगे की बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सीधी सी बात है, वही बात मैं करूंगा। अगर ग्राफ की बात आप करते हो तो उसमें अदर देन स्ट्रेट लाइन कुछ भी बना हुआ हो तो सारे के सारे ग्राफ किसको करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं। भले वो पैराबोलिक हो, भले वो क्यूबिक हो, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी, कोई भी ग्राफ। और अगर आप लोग इसको वैसे समझना चाहते हो टाइम इंटरवल में, तो समझ सकते हो ये 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और दिस वन इज 6 सेकेंड। तो यहां मान लो 0 मीटर है, यहाँ 5 मीटर हुआ, यहाँ 8 मीटर हो गया, यहाँ वापस 16 मीटर हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। स्पीड के फॉर्मूला में ये दिया जाएगा। अब आती है मेन बात, और इसका एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें करना है अभी कभी। सबसे अच्छा मैं जो स्टार लगाऊं वो भी ध्यान रखना, नीट में जो एक्चुअल में जो काम किया, देखो भाई जो प्रोसीजर है वो तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे अगर सारे कंसेप्ट पढ़ाने हैं तो मुझे तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। कारण ये है कि एक क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि बच्चों को सारी चीजें बताई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि भाई ये चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं थी। जैसे कि एवरेज स्पीड वाला, देखो स्पीड की जो टर्म है उसमें एवरेज स्पीड ही होती है, स्पीड कभी अलग से नहीं निकाली जा सकती। नहीं तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, बच्चे तीन चीजें पढ़ते हैं। एक सर होती है स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं कहता हूं कि स्पीड नाम की कोई चीज नहीं होती, एक होती है एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंट स्पीड। सेपरेटली स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। क्यों, स्पीड का फॉर्मूला क्या लेते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको ऐसे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या फर्क पड़ा, क्या फॉर्मूला में फर्क पड़ गया। आपने 5 सेकंड में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की तो वही तो टोटल डिस्टेंस होगी, भले डिस्टेंस लिखो या टोटल डिस्टेंस लिखो, एक ही बात आने वाली, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल में एवरेज ही काम आता है ये वाला। उसमें क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सर अगर टोटल डिस्टेंस हमको कोई देगा और टोटल टाइम हमको देगा तो मैं फटाक से आपको एवरेज स्पीड निकाल के दे दूं, या कोई सेगमेंट में दे देगा कि 10 मीटर की तो जो इतने टाइम में की, नॉन यूनिफॉर्म में भी होगा, इतने मीटर की इतने में की, तो सारा टाइम जोड़ देंगे, सारा डिस्टेंस जोड़ देंगे, ऊपर डिस्टेंस लिख देंगे, नीचे टाइम लिखेंगे, खराब। लेकिन ये नहीं, यहाँ एक स्पेशल केस है,
वो ध्यान दें। और ये ध्यान से समझोगे तो अगला न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे। स्पेशल केस क्या है वो ध्यान से सुनना। ये ऐसे नहीं देते क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे देंगे आपको कि एक आदमी ने लेट एज्यूम S1 डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड से ट्रेवल की, S2 डिस्टेंस जो है वो V2 से ट्रेवल की। ध्यान से सुनना, एक सर्टेन डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा ये तो इस स्पीड से ट्रेवल की। जैसे आप यहां से अपने को जाना है हॉस्टल तक, तो हमने क्या किया, आप बोला कि सर जब मैन रोड पे था, जो 500 मीटर की डिस्टेंस है वो तो मैंने 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, क्योंकि खाली रोड है इसलिए। जैसे ही मैं गली में मुड़ा, गली में मुड़ने के बाद के जो 300 मीटर है, वो 300 मीटर मैंने 20 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किए, क्योंकि गली थी तो मुझे भी लगा ज्यादा स्पीड। ये वो केस है। S1 डिस्टेंस में तो आपने V1 स्पीड रखी, S2 डिस्टेंस में आपने V2 रखी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपको बोलेगा इसकी एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड में कई बच्चों को क्या तुक्का पिटता है बताएं, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज का ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना। एवरेज कैसे निकालते हो, अपने मार्क्स के एवरेज कैसे निकालते हो, सारे मार्क्स लिखते हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखते हो, एवरेज। तो कई बच्चे बोलते हैं सर अभी लाओ, आपको भी नहीं आता मुझे आता है, बोले एवरेज निकालना है, बोले लाओ सर V1 प्लस V2 बाय 2, और जैसा लिखा है जिस स्पीड से लिखोगे उसी स्पीड से सामने वाला मार्क्स देगा। ऐसे ही, ऐसे लिखने का रूल नहीं है नीट में, बाकी तो लिख के भी दे ऐसे जीरो अलग से, ऐसे नहीं निकलेगा। अब उसके अंदर आपको बेसिक फॉर्मूला पे वापस जाना पड़ेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब आप सोचो सर ये टोटल डिस्टेंस निकाले कैसे, अरे सर डिस्टेंस तो ये रही S1 और S2 से। तो अगर आप सर एवरेज स्पीड भी निकालना चाहते हो तो ये लो गुरुजी, S1 और S2 को ऐड कर लिया, डिस्टेंस तक तो आ गया। टाइम, अगर आप टाइम दे देते तो सर मजे ही आ जाता, टाइम लिखते तो खत्म ही, लेकिन टाइम आपने दिया नहीं, और आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन इतना ही है। ऐसा कैसे है, इसमें टाइम छुपा हुआ है। S1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, क्या इसमें T1 टाइम जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, S1 अपॉन V1। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बात हो गया ना। तो आपको पता ही है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी मीन्स t इज इक्वल टू एस बाई वी। तो पहला टाइम तो ये हो गया S1 बाय V1 प्लस दूसरे में हो जाएगा S2 बाय V2। और इसको आप एज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इसी को ही ट्रिक बोला गया है इतिहास में। ये जो चीज है यही ट्रिक है। आप लोगों को बताया ना नीट की तैयारी में, आपको ट्रिक बताएंगे, ऐसा शॉर्ट फॉर्म बता देंगे फटाक से, ये ट्रिक भाई पूरा कैलकुलेट करने में टाइम में वेस्ट करना, ये सीधी ट्रिक है, ये याद रखो कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। अब ये हो गया अपने पास में। अब इसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन दे सकते हो, मीन्स सर इसमें भले कितने ही हो तो ऐसे ही करना है, इसमें भले कितने हो तो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। क्लिक हो गया ना। अब अगर किसी ने नौटंकी की है कि अभी भी क्वेश्चन नहीं किया है, अगली जैसे ही अपने पास स्लाइड आएगी उसमें क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, स्टॉप वॉच लगा, मात्र 1 मिनट का टाइम, स्लाइड चेंज होने के बाद में 1 मिनट। चलो कोई ऐसा तो नहीं जिसको दिखता नहीं है ये, तुम तो हर चीज में हाँ ही बोलते हो। आंसर है, ओहो ये तो आंसर है बेटा। ऐसे वर्बली कर लो, पेपर भी नहीं चाहिए इसके लिए तो पेन भी नहीं, क्यों वेस्ट कर रहे हो। सेव पेपर सेव ट्रीज।
आगे ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया, मैं तो बाकी को देख के कर रहा हूँ। अरे यार, इसमें ट्रिक में भी एक ट्रिक और बन जाएगी, अगर तुम्हें बनानी आती होती तो एक ट्रिक और बन जाती। मैं बता देता हूँ ये क्या ट्रिक। पहले तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर इससे एक और ट्रिक बनती है, देखना। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो बहुत इजी सा है, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से जा रहा हूँ। V एवरेज इज इक्वल टू 2 किलोमीटर चलना है, एक 6 से चलना है और एक 8 से चलना है। मैथ्स का काम खत्म। चलो उठाते हैं भाई। 10 और 6 प्लस 8 कितना हो गया, इसका क्या लेगा 24, और 4 प्लस 3, और अपने पास में ये कितना हो गया यहाँ पे। ओह सही किया क्या कैलकुलेशन है, गड़बड़ हुई क्या, एक मिनट, सही तो था। सही है ना, क्या 6.8 ऐसा आ रहा है क्या, एग्जैक्ट 7 नहीं आ रहा क्या। अच्छा ठीक, 6 8 हो गया अपने पास में 24, मैं देखा सारा कट कटा के हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 7, तो 48 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ रहा है 6.85, ठीक है, लमसम 7। नीट में ऐसा चलता है, आप नियर बाय जो आंसर हो वो करेक्ट कर सकते हो। चलो भाई ये तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया, तो क्या दिक्कत थी इसमें, क्या दिक्कत थी, इतना ही तो करना था। इसमें एक चीज और आई है, देखो ये एक स्पेशल केस है, अगर आप स्पेशल केस को समझोगे तो आपको चीजें भी वैसे समझ में आएगी। इस स्पेशल केस में क्या है, ध्यान से सुनना। अगर सेम डिस्टेंस दे रखी है दोनों बार, क्या दे रखी है, मींस S1 इज इक्वल टू S2 दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा और इजी हो जाएगा। कैसे, उस केस में V एवरेज निकलेगा S1 S2, तो मतलब 2S हो गया, दोनों का S के इक्वल ले लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा अपने पास में S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, ठीक है। यहां से S कॉमन लेके ये सारा कट हो गया, तो 2 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 V1 प्लस V2 अपॉन V1 डॉट V2, ऊपर ले जाएंगे 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये एक फॉर्मूला बन गया, एक ट्रिक और बन गई है कि अगर सेम डिस्टेंस हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर सेम डिस्टेंस हो तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देख लो, इसमें 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 6 करते तो यही आंसर है, टाइम बचता है ऐसे। और हमारा टारगेट नीट में कंसेप्ट समझने से 1000 गुना ज्यादा क्या टारगेट है अपना, टाइम बचाना। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो टाइम बचाएगा वो जीत जाएगा, जो कंसेप्ट के पीछे बहुत ज्यादा भागेगा वो टाइम, कंसेप्ट समझना जरूरी है बट बहुत ज्यादा नहीं भाग सकते। अगर यही मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा होता अभी तो मैं जरूर बोलता कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, पूरा कंसेप्ट लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो गलत होगा। अब क्या होता है कि स्कूल वाले टीचर देते हैं कोचिंग वालों को गालियां, कोचिंग वाले देते हैं स्कूल वालों को गालियां क्यों देते हैं, वो ये बोल रहे हैं स्कूल वाले कि कोचिंग वालों ने खराब कर दिए बच्चों, कंसेप्ट बिगाड़ दिए। अरे कंसेप्ट बिगाड़े नहीं भाई, हमने तो ये कहा कि स्पीड फास्ट करने के लिए आप लोग कंसेप्ट तो याद रखो बट उसको लेके मत घूमो साथ साथ में। समझ में आ गया, कैलकुलेटर जो है उसमें थोड़ी आता है प्लस माइनस कैसे होता है वो थोड़ी दिखता है, तो ऐसे कहते हैं कैलकुलेटर ने सबका प्लस माइनस बिगाड़ दिया। टेक्नोलॉजी सुधरेगी जैसे जैसे वैसे वैसे आदमी को साथ चलना पड़ेगा, ऐसे पीछे नहीं रह सकते दुनिया से। ये समझ में आ गया। अगर सेम डिस्टेंस है तो वो स्पेशल, ये मैं नोट्स कल चेक करूंगा कि इसमें से तुम कितनी चीजें निकाल के लाते हो अपनी तरफ से, ठीक है। नोट्स बनाओ ना खुद के, मैंने एक एक टॉपिक दे दिया ताकि आपको हर चीज कंफ्यूजन में नहीं हो कि भाई क्या बनाए कैसे शुरुआत कर। ये मटेरियल जो है इसको अपने हिसाब से कैसे लिखना है वो लिखना,
ठीक है, 1-2 घंटा इसको देना, रिवीजन रिवीजन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वहां जहाँ डाउट आ जाए, मैंने बता दिया, वंस अ डाउट इज ऑलवेज अ डाउट, ये बात याद रखना। एक बार जो डाउट आपके दिमाग में आ गया, वो आपके लाइफ टाइम का डाउट है। आपको लगता है क्लियर हो गया, अब कभी मुझे नहीं बोला, वो भूलेंगे, फिर वहां अटकोगे। गली मोहल्लों में जब भी आप जाते हो, तो ये कारण होता है कि जब कभी भी आप कोई भी मोड़ पे भूल जाते हो कोई चीज। हाँ जी, हेलो, हेलो, चलो आगे देखो। नीचे मारेगा, मैं जानो पार्सल आए वेब ने रेज्यूमे भेजो नीचे। चलो भाई, अब उससे भी खतरनाक वाले, आप लोग यहां से दिल्ली जाते हैं, इस बार अजमेर बहुत बार चले गए, दिल्ली चलते हैं। अगर आप दिल्ली जाते हो यहां से, जब आप ड्राइव करना सीखोगे, किस किस को कार चलानी आती है भाई? इतना हाथ मतलब आती आती है, मतलब क्लच पे पैर रख सकता हूँ, रेस बाद में रोकनी कैसे वो नहीं पता, बाकी आती तो आती है। हमें किसी को नहीं आती, लाइसेंस नहीं बना होगा अभी, है ना? बनाओ और सीखो। तो जब सीख जाओगे, तब किसी रूट पे जाओगे तुम लोग, तो तुम्हारी आदत हो गई कि यहाँ से दिल्ली जाना है, तो घर वालों से तो यही बात कहनी है कि भाई साहब कितनी स्पीड से, ओए पापा 50-60, बस 50-60 का ही आइडिया है। लेकिन जब चलाओगे तो बढ़िया गाड़ी होगी, भगवान करे तुम डॉक्टर बनो और तुम्हारे पास बढ़िया गाड़ी हो, तो हो सकता है एक बढ़िया गाड़ी हो तो 100 भी चली जाए, 200 भी चली जाए, 250 भी चली जाए, गाड़ी पे डिपेंड करता है वो। इंस्टेंट टाइम की स्पीड आप कभी भी घर वालों को नहीं दिखाते, ठीक है? आप किसको दिखाओगे? बस आप ओवरऑल एवरेज दिखाते हो सबको। तो एवरेज स्पीड तो क्या होती है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए काम आती है, लेकिन रियल में क्या काम आती है? मैकेनिक्स, मतलब जो आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, जो मशीन्स पे स्टडी कर रही है, उसके लिए एवरेज स्पीड कोई काम की नहीं है, सेंसलेस है। क्योंकि अगर उसको कार में स्पीडोमीटर लगाना है, तो उसको तो पल पल की स्पीड देनी पड़ेगी। पल पल में भी कैसे? जस्ट आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, उसमें भी 100 बार वो स्पीड चेंज कर लेगा। थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होकर, थोड़ा सा भी आपने एक्सीलेटर दिया, तो वो अपनी स्पीड एकदम से फिर नीचे, कितनी बार, करोड़ों बार वो अपनी स्पीड चेंज करता है। तभी तो उसको मशीन बोलते हैं। तो जो मशीन्स में काम आती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? तुरंत बोले अभी की अभी चाहिए मुझे, तो अब तुरंत में कितना है? फिजिक्स उस तुरंत को कितना मानती है कि डेल्टा टी लगभग 0 होना चाहिए। डेल्टा टी मतलब जो टाइम का गैप ले रहे हो आप, टाइम इंटरवल में जिसमें आप स्पीड जानना चाहते हो, वो लगभग 0 होना चाहिए। वो लगभग 0 कब होगा? जब आपका डेल्टा टी हो 0.00000000000001 सेकेंड, इतना, तभी तो लगभग 0 बोलोगे। अगर 0.01 हुआ तो आप 0 नहीं बोलोगे, 0.001 हुआ तब भी नहीं बोलोगे, आप इससे भी ज्यादा होना चाहिए। 1 सेकेंड का इतना भी पार्ट में अगर मैं पूछूं तो मुझे स्पीड चाहिए, उसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। एकदम बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले मैं कितने ही सेकंड के पार्ट करके पूछूं आपको, मुझे तो स्पीड चाहिए, उसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। आपकी जो अल्जेब्रिक मैथ्स है, अंक गणित जो हमारी थी,
17वीं सेंचुरी से पहले पहले तक न्यूटन ने अपने सारे ये नियम बनाए, इक्वेशन बनाई, सारी स्टडी की। उसने कहा यार ये जो स्टडी करनी है ये इंस्टेंट स्पीड वाली, इसके लिए तो अपने पास मैथ्स ही नहीं है। क्योंकि अगर वो मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से चलता है कि मान लो 200 मीटर चला और टाइम लगभग लगभग इतना छोटा है तो इसको 0 रखो, इसको तो कभी डिफाइन हुआ ही नहीं। ये तो आज तक ही डिफाइन नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। जानते हो ना तुम लोग ये बात, तो ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये बात तो आज तक भी डिफाइंड नहीं है कि किसी के अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी होती। अगर तुम पता कर लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा। तो तुम पता करके बता देना, मुझे भी बताना जब पता चल जाए तो, ठीक है। तो ये तो डिफाइंड नहीं है, तो न्यूटन ने बोला फिर कैसे कैलकुलेट करें भाई, ये तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही। तो उसने बोला कि इसके लिए उसने बनाई कैलकुलस, ठीक है। और वो कैलकुलस के अंदर उसने डिफरेंशिएशन बनाया, और ये वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कि आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ। x को क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है n की पावर वाला, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपको यहां से करना है, और दैट इज सॉरी, इसमें जो आपको दे रखा होगा वो दे रखा होगा टाइम की इक्वेशन में, और वो टाइम के साथ जब होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। ये एक मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स में सारे बता चुका हूँ, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें सारे, एक मैंने बताया अभी। तो आप लोगों को इंस्टेंट निकालने के लिए यू शुड यूज dx/dt। पहले x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, उसके बाद की बात देखी जाएगी। जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, वो आपको क्या देगी, इंस्टेंट वेलोसिटी दे देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना आप, इंटरेस्टिंग सा है। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ो और सुनाओ मुझे। निकाल भी लो साथ साथ में, देख के क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बोले सर देख के बताते हैं क्या है प्रॉब्लम। हम ही आइंस्टाइन इकट्ठे हुए हैं सारे यहाँ। हो गया, ये देखो ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, उसे तुरंत हो जाए। क्या भाई क्या दे रखा है, s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो चलो यूनिट दे रखी है, इनटू टाइम का स्क्वायर। दो चीजें पूछी है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकंड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकंड। ऑब्वियस है, एग्जैक्ट 5 सेकंड पे निकालनी होगी तब तो वो इंस्टेंट वाली होगी, पूरे 5 सेकंड में कितनी होगी तो वो एवरेज होगी। समझ में आ रही बात। गाड़ी स्टार्ट हुई, 0 सेकंड हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, टाइम ऐसे चेंज हो रहा है। तो 5 सेकंड पूरे में आपने कितनी स्पीड रखी तो वो एवरेज स्पीड होगी। फिर 5वें सेकंड पे, एग्जैक्ट 5वें सेकंड पे कितनी स्पीड, तो वो इंस्टेंट पे निकालनी है, तो इंस्टेंट वाले से निकलेगी। सर एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला आपने बताया है अभी, क्या बताया आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या बोलते हो भाई, ऐसा ही फॉर्मूला बताया। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखना, ये जो दे रखा है ये इक्वेशन दे रखी है कि जिस टाइम में निकालना आपको, जैसे 1 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस होगी तो यहाँ टी की जगह 1 रखो,
2 सेकंड बाद में कितनी होगी तो यहाँ 2 रखो, 3 सेकंड बाद कितनी होगी तो यहाँ 3 रखो, 4 सेकंड बाद कितनी हो 4 रखो। अपने को कितने निकालने हैं 5 सेकंड में डिसीजन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो s इज इक्वल टू 625 इसका होता है अपने पास में 62.5 मीटर। आ गया, चलो ये तो काम डन हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 5 सेकंड है तो 5 सेकंड ही होगा, तो कितना हो गया 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये आया वंदना, ऐसा आंसर आया, डन। एवरेज वाले में तो डन हो गया। अब आती है इंस्टेंट वाले में। इंस्टेंट वाले में गड़बड़ मत करना, इंस्टेंट वाले में गड़बड़ मत करना। इंस्टेंट वाले में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये s दे रखा है, तो v का फॉर्मूला बनेगा पहले तो ds बाय dt। तो v विल बी d बाय dt ऑफ 2.5 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू 2.5 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t। मैं डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा उसके बारे में। क्लियर है? अब v इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 कौन से सेकंड में निकालनी है, 5वें सेकंड में। करो भाई, तो कितना हो गया 2.55 और 25 किलोमीटर। क्या बोलते हो, यही आंसर आ रहा है? समझ में आया? इंस्टेंट पे समझ में आया, इंस्टेंट पे समझ में आया ना? ठीक है, और ये चीज समझ में आ गई। क्लियर? चलो आगे। अपने पास में एक ऐसी टर्म और आएगी जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी क्या होती है अपने पास में, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होती है, बाकी सारी चीजें बात सेम आ जाएगी। बस इसमें चीज क्या आएगी, एक ही इंटरेस्टिंग चीज आती है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इससे मुझे एक नोट याद आता है, वो जरूर याद रखना। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट speed cannot be 0 but velocity may be। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी हो सकती है। रीजन समझो, अभी समझो, रीजन में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। रीजन भाई हमको पता है, रीजन में सीधा सा एक ही लो एग्जांपल सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एक आदमी आया घूम के यहां से यहां ए पॉइंट से रवाना हुआ और वापस ए पॉइंट पे ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एस वेक्टर कितना हुआ 0, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी, वो हमेशा कुछ न कुछ आती जाएगी। स्पीड क्या होगी, कुछ न कुछ आती जाएगी। याद रहेगी ये बात? अरे बोलो भाई, याद रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स all problems from these topics देखो, एक तो मॉड्यूल से सॉल्व कर लो, मॉड्यूल से नहीं करता कोई रेफरेंस बुक पढ़ी हो। एक वो साइट है नीट प्रेप करके, है ना, देखिए आप लोगों ने, नीट प्रेप करके एक साइट है, उस पर क्या होता है टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो उसको फोन नंबर डाल दो उसमें और अपना सब्सक्राइब करो, वो पैसा तो लेता नहीं, शायद फ्री है वो। तो उसमें ये फायदा होगा कि तुम तुरंत क्वेश्चन करोगे ना, एक तो तुम्हें टाइम का भी पता चल जाएगा, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, और दूसरा जिस टॉपिक में से जाते हो कि भाई इसी टॉपिक में से करना है तो सारा मिल जाएगा। अपने को बहुत ज्यादा वो होशियार नहीं बना सर ये वहां पर क्या पढ़ूं यहाँ पर क्या पढ़ूं। आप लोगों को जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए
बस छोड़ो ही मत, बाकी कुछ नहीं करना। ये कंसेप्ट बहुत छोटी बात, क्योंकि जिसने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया, मैंने टारगेट बहुत छोटा ही दे रखा है तुम्हें। मैं ऐसा भी नहीं कोई बड़ा टारगेट, मैं बात ही नहीं करता बड़े, इतने तो क्वेश्चंस बोल रखा है मैंने, बस कर लो आराम से, छोटा सा। अरे भाई तुम दिन का गिनो अगर स्पीड से तो दिन के 100 हो जाते हैं। ढंग के अगर बैठ के पढ़ाई करते हो तो 100 होते हैं। महीने के कितने होते हैं? 3000। 5 महीने में 15,000। 5 महीने का खेल है, टाइम अपने पास 1 साल का है। देखो अभी तो मैं नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तो कंसेप्ट वाला फेज चल रहा है, तो चलने दो, कोई बात। मैंने बोला आफ्टर अक्टूबर नवंबर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा पहला टारगेट ये है कि 15,000 क्वेश्चन मैंने मेरे को हाथ से देखने तुम्हारे किए कि नहीं किए। तो सब सब्जेक्ट के मिला के है ना, सब सब्जेक्ट के मिला के गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक, कुछ न कुछ तो बढ़िया कॉलेज मिल ही जाएगी। कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में कमी है। हम लोग पढ़ते तो बहुत है, प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि सर, क्योंकि ये कंपटीशन है। अगर ये आपका बोर्ड्स होता ना तो मैं ये कहता कंसेप्ट पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ तो खेल ही सारा क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई, सारा खेल खत्म हो गया। यही हो रहा है ना, लैंग्वेज ही नहीं पकड़ में आ रही। सर लैंग्वेज क्या है? कंसेप्ट तो आता है, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर उससे ये अनोखे अनोखे क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं? ठीक है, कल हमारे पास में क्या करनी है? वेलोसिटी का रिमेनिंग पार्ट अपने को कंप्लीट करना है, एक्सीलरेशन कंप्लीट करना है अपने को, और सारे ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों कंप्लीट। कल का पोर्शन ये है, ठीक है। तो ये तीसरी क्लास हो जाएगी कल। मैंने बोला 8 क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करना। तुम क्लासेस काउंट करके चलना, इससे तुम्हें भी एक आदत पड़ेगी। हाँ, हमको कौन सी क्लास, सॉरी कितने, कोई भी टॉपिक कितने दिनों में कंप्लीट करना है। रिवीजन के टाइम भी ध्यान रखना है। वैसे मैं लिख के दे दूंगा तुम्हें कि इस टॉपिक का इतने दिन रिवीजन करो, इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी में भी। जैसे तुम लेके बैठ गए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बोले आने ही दो 6 दिन। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन से ये बच्चों को बोला भी है, उनके पेरेंट्स से भी बात की है। पेरेंट्स ये बोलते हैं बहुत पढ़ता है सर, इतना शानदार कि मतलब रिकॉर्ड। उसको बोला है मैंने, क्या पढ़ता है? वैसा सब कुछ बोलो आप। तो फिर वो इतनी सी बात है कि आप लोग एक ही टॉपिक लेके बैठे रहो पेरेंट्स के सामने, यही है हमारा सिलेक्शन। तो वो भी गलत, वो उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से सारा काम बन जाएगा। मेहनत करने से मजदूरी होती है और शाम को उसकी 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो जरूर मिल सकती है, वो मेहनत दिख सकती है। पढ़ाई में मेहनत नहीं दिखनी चाहिए। अगर पढ़ाई में मेहनत दिख रही ना आपके लोगों को, बहुत संघर्ष कर रहा है ये, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कुछ कुछ और ही कर रहे हो उसमें। पढ़ाई करने वाले जो एक्चुअल में IAS IPS के जो भी UPSC के सिलेक्शन से, आप उन लोगों से कभी मिलना, वो मेहनती होते ही नहीं, वो कर भी नहीं पाते मेहनत। वो बहुत स्मार्ट स्टडी, अपने काम से काम किया, पढ़े, बाहर भी जाते हैं। उनको आप कोई भी वेब सीरीज पूछ लो, उन्होंने पक्की देखी होगी। कोई भी XYZ उठा के पूछ लो आप, ये नहीं आई बोल देख लो। वो दिन भर यही काम करते हैं, बस पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ी देर मन नहीं लगता देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बार बार स्टडी के काउंट नहीं करते कितने हो गए। फिर वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन, 6 बजे उठना है, 7 बजे क्लास, 10 बजे से फिर ये, 11 बजे ये। तो इन सब चीज़ों से बाहर आके सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक वो टीचर जो आया था तुम लोगों को, जो 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ा के हिंदी में, उन्होंने ये बोला कि सर कुछ नहीं है, जितनी बच्चे की हाइट है उतनी उनसे नोटबुक भरवा दो, रफ नोटबुक। मैंने कहा फिर भी जितनी हाइट है उसके हिसाब से कम ही होगी, मैंने तो 100 नोटबुक का टारगेट दिया है, तुम्हारी हाइट तक तो मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंचेगी, तो मैं तो तुम्हारे लिए डबल दे रहा हूं तुम्हें। 100 नोटबुक भर दो, रफ नोटबुक जिसमें सॉल्यूशन कर रखे हो आप। अब इसे 15,000 क्वेश्चन करोगे तो 100 नोटबुक तो भर ही जाएगी, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस की हो, कोई नोट्स नहीं लिखा हुआ हो, कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ हो। क्लियर? अब देखना